हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री का। इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 1857 का विद्रोह वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। ये पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जितने भी एग्जाम दिए गए हैं, खास करके देखिए आपका ये दो एग्जाम छोड़कर ये जितने भी एग्जाम है सारे में पीटी मेंस होता है। तो यहाँ से प्रश्न आपको पीटी में तो पूछा ही जाएगा, साथ में आपको मेंस में भी पूछा जाएगा। क्या कारण था, कैसे विद्रोह शुरू हुआ, इस विद्रोह के बारे में बहुत सारे विद्वानों का क्या मंतव्य है, क्या उन्होंने इसके बारे में बोला है। तो हर कुछ हम लोग इसको एक सिस्टमेटिक वे में कवर करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1857 का विद्रोह, सबसे पहले जानेंगे इसमें कि कारण क्या था। तो कारण हमारा था इस विद्रोह का इतिहास। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय इतिहास की युगांतरकारी घटना है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो पहला क्वेश्चन आपको यही बनेगा कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ध्यान में रखना है लॉर्ड कर्निंग। एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, पाम्स्टन। ये दोनों क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, तो आप ये दो नाम सबसे पहले याद कीजिए। एक हो गया कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल था, और एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, पाम्स्टन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, यद्यपि इसका तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस की घटना थी, हम लोग अभी जानेंगे कि मुख्यतः ये विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ। तो बोला जा रहा है इसमें कि तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस की घटना थी, किंतु इस विद्रोह के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी थे। मुख्य रूप से तो ये कारण था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे। तो क्या क्या कारण थे उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला में देखते हैं दीर्घकालिक कारण। दीर्घकालिक कारण में कौन कौन सा है, तो एक है राजनीतिक कारण। तो अब राजनीतिक कारण में भी क्या है तो वो देखेंगे। तो पहला था व्यक्तिगत सिद्धांत। क्या था व्यक्तिगत का सिद्धांत, उसको देखिए। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू इस सिद्धांत के द्वारा देसी राजाओं को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अतः देसी राजाओं में अंग्रेजों के प्रति क्या था, आक्रोश था। तो समझिए इसको क्या है, व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसमें क्या किया गया कि जिनका अपना पुत्र नहीं है उन राजाओं को उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। यही था आपका व्यक्तिगत सिद्धांत। तो ऐसा रूल बना दिया गया, जिनका अपना कोई पुत्र नहीं है वो दूसरे के पुत्र को या किसी अन्य बच्चे को उत्तराधिकारी के रूप में गोद नहीं ले सकते हैं। और जब उनका कार्यकाल खत्म होगा तो उनका राज्य जो है वो क्या ब्रिटिश राज में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो उसमें देखिए कौन कौन सा था, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इतने सारे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब इसमें आगे देखते हैं कि और आगे क्या घटनाक्रम है। तो चलिए, तो देखिए, ये तो था राजनीतिक कारण में व्यक्तिगत सिद्धांत। और देखते हैं क्या है। तो दूसरा है राजनीतिक कारण में पेंशनों एवं उपाधियों का अंत। लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब यानी कि धोंदू पंत की पेंशन बंद कर दी तथा कर्नाटक, तंजौर व सूरत के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया। उसी प्रकार डलहौजी ने मुगल बादशाह को भी लाल किले से हटने, बादशाह की उपाधि छोड़ने तथा अपना उत्तराधिकारी नामजद करने का अधिकार छोड़ने को कहा। डलहौजी की उपयुक्त नीतियों के विरुद्ध शासकों के साथ साथ क्या हो गया, जनता में भी आक्रोश आ गया। अब देखिए, उसके बाद जो कारण था वो था अवध का विलय। तो इसको भी देख लेते हैं। अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह का पुत्र बिरजिस कादिर वैध उत्तराधिकारी था। व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार अवध का विलय नहीं किया जा सकता था। अतः डलहौजी ने कुशासन के आधार पर 1856 में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इससे आक्रोशित होकर अवध के
तालुकदार विद्रोह हेतु अवसर तलाश रहे थे। तो देखिए ये विभिन्न कारण थे, एक साथ बहुत सारे कारण आ गए और इसी का वजह था कि 1857 का इतना बड़ा विद्रोह हुआ। हम लोग और कारण आगे देखते हैं। तो देखिए एक इनाम कमीशन, तो ये क्या था? तो 1857 में डलहौजी ने जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए इनाम कमीशन बैठाया तथा जांच के बाद 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई। डलहौजी के इस कार्य के विरुद्ध भी जमींदारों में असंतोष था। फिर आपका प्रशासनिक विभेद, ये क्या है? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नए फौजदारी एवं दीवानी कानून लागू किए गए। न्यायालयों में फारसी के बदले अंग्रेजी को अपनाया गया तथा भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भेदभाव किया गया। परिणाम स्वरूप जनता एवं ब्रिटिश सेवाओं में नियुक्त भारतीयों में क्या हो गया? असंतोष हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए आर्थिक कारण, तो ये इस तरह के प्रश्न खास करके मेंस में पूछे जाते हैं कि क्या कारण था विद्रोह का। तो हम लोग अभी जो देखे, ये देखिए राजनीतिक कारण था। अब हम लोग देख रहे हैं आर्थिक कारण। तो इस तरह से पॉइंट वाइज अब अगर आप मेंस में लिखते हैं तो काफी उसे अच्छा माना जाता है। आपको मार्क्स औरों की अपेक्षा आपको ज्यादा मिल सकता है, 2 से 4 नंबर। तो चलिए आर्थिक कारण देखते हैं। तो आर्थिक कारण में पहला है ब्रिटिश भू राजस्व नीति। ये क्या है? तो ब्रिटिश भू राजस्व नीति के अंतर्गत कृषकों के शोषण को प्रोत्साहन दिया गया। कृषक ऋणग्रस्त हो गए, मतलब ऋणग्रस्त लोन के अंदर दब गए। भूखमरी, गरीबी, दासता के शिकार हुए। साथ ही भू राजस्व नीति का लाभ परंपरागत जमींदारों को भी प्राप्त नहीं हुआ था। जो परंपरागत जमींदार चले आ रहे थे उनको भी इसका लाभ नहीं हो रहा था। अतः कृषि से जुड़े विभिन्न वर्गों में क्या हो गया? अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। तो ये आर्थिक कारण में पहला था ब्रिटिश भू राजस्व नीति। अब आगे देख लेते हैं। इसमें दूसरा जो आर्थिक कारण था वो था ब्रिटिश औद्योगिक नीति। तो इसमें क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो ब्रिटिश औद्योगिक नीति के अंतर्गत भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया, क्योंकि इंग्लैंड से मार्केट ओपन कर दिया गया था और उनका फिनिश प्रोडक्ट, जैसे जस्ट लाइक अभी चाइना से बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे त्योहारों पे आप लोग देखते होंगे, खास करके दीपावली में जो लाइटें वगैरह आती है वो सब चाइनीज रहता है। तो उससे क्या होता है, इंडिया वाले मार्केट को, इंडिया में जितने भी प्रोडक्शन करते हैं उस सबको नुकसान होता है। तो उसी तरह से उस समय क्या हुआ कि हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन हो गया, क्योंकि ब्रिटिश आइटम वो बहुत सस्ते, गुड्स बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जा रहे थे और हस्तशिल्प में काफी मेहनत लगता है। तो अतः तो उसके अनुसार इनको जब पैसा नहीं मिल रहा था तो धीरे धीरे वो बनाना बंद कर दिए। तो इसी तरह से हस्तशिल्प उद्योग का क्या हो गया? पतन हो गया। अतः इन उद्योगों से जुड़े दस्तकारों, बुनकरों, शिल्पियों आदि वर्गों में भी असंतोष था। इसी प्रकार भेद मूलक आयात एवं निर्यात नीति कारण भारतीय व्यापारियों में भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आक्रोश था। अब देखिए अगला कारण है सामाजिक कारण। तो इसमें क्या क्या था? तो एक सती प्रथा, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, नस्ल के आधार पर भेदभाव। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सती प्रथा का अंत, सामाजिक कारण। तो देखिए 1829 में हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। भारत की रूढ़िवादी जनता इसके प्रति आक्रोश में था। देखिए एक्चुअली में तो ये सती प्रथा बुरा था, बट कुछ रूढ़िवादी लोग थे जो इसको इसको गैर कानूनी घोषित करने से खफा हो गए थे कि नहीं ये हमारा परंपरागत चला रहा है। इसको मानने वाले जो थे इसको खिलाफ हो गए। फिर आगे था हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि यहाँ पे डेट भी देखते जाइए कि कब हुआ सती प्रथा का अंत, 1829। आपको इस इतने कॉन्साइज वे में आपको सारे कुछ को कवर कराया जा रहा है इस वीडियो में कि आप देखिएगा तभी बताइएगा। पूरा सेशन को देखिए। तो देखिए हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम अभी रिसेंट बीपीएससी का एग्जाम में पूछा गया है 1856 ईस्वी में। तो देखिए इसमें क्या था, इसके द्वारा विधवा विवाह को वैध बना दिया गया। पहले क्या था कि विधवा विवाह को अवैध माना जाता था, लेकिन इस हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी के से इसको क्या गया, क्या वैध कर दिया गया, लीगल कर दिया गया। अंग्रेजों के इस कार्य के विरुद्ध में परंपरागत जनता में असंतोष थे। जो रूढ़िवादी सोच के लोग थे उनमें इसके कारण असंतोष था। वो नहीं चाहते थे कि विधवा का पुनर्विवाह हो। नस्ल के आधार पर भेदभाव, अब देखिए क्या है इसमें। तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीयों का योग अक्षम व निम्न दर्जे का माना जाता था। इसी प्रकार नस्लीय भेदभाव को भी जनता में असंतोष का जन्म, सेम पोस्ट पे रहने वाले में भी क्या होता था, कोई मान लीजिए कोई सोल्जर है तो यहाँ पे एक ब्रिटिशर्स है, एक इंडियन है।
तो ऐसा था कि इंडियन को सैलरी कम मिल जाता था, मान लीजिए 8,000 मिल रहा है, वहीं ब्रिटिशर्स को कितना मिलता था, 10,000 मिलता था। तो इस तरह से भेदभाव होता था नस्ल के आधार पर भी। अब आगे देखिए, अब धार्मिक कारण देख लेते हैं। देखिए हम लोग 4 कारण देख लिए, मेंस में अगर इसको आप लिखते हैं इस तरीके से तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा वो। और आपको पॉइंट वाइज में आपको पॉइंट भी मिल जाएगा, कहानी लिखने में आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है, तो सीधा एक फ्लो चार्ट बनाइए, ऐसे ऐसे एक चार्ट बनाइए पहले कि क्या क्या कारण था। यहाँ पे देखिए जैसे कारण क्या थे 1857 के, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखिए 1857 के प्रमुख कारण, और फिर लिखिए धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, और जो भी है ये क्या है, आर्थिक। यहाँ पे लिखिए आर्थिक, इस तरीके से लिखिएगा तो एक आपका कॉपी चेक करने वाला रहेगा उसको भी समझ में आया कि नहीं इसको अच्छे से नॉलेज है। तो ये सेशन देखिए आपको पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक नॉलेज डेवलप करेगा, आप इसके आधार पे आंसर तक लिख सकते हैं। तो चलिए धार्मिक कारण में देख लेते हैं क्या क्या है। तो ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण, क्या किया गया, 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई और ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीयों को जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया, मतलब धर्म परिवर्तन पकड़ पकड़ के भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार का भी समर्थन प्राप्त था। इस कारण जनता में असंतोष था। अब देखिए कोई आपका धर्म आपको जबरदस्ती परिवर्तन कराएगा तो आप में तो नफरत या असंतोष तो होगा ही। उसके बाद है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850। ये क्या है, इसके द्वारा यह कानून बना दिया गया कि धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं होगा। इस प्रकार के कानूनों से अंग्रेजों ने धर्मांतरण को प्रोत्साहन दिया, विरोध स्वरूप जनता में, मतलब कहने का मतलब कि कोई कोई पेरेंट है, कोई पिता है वो हिंदू है और अगर पुत्र है और वो धर्म परिवर्तन कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि इसका जो पैतृक संपत्ति है वो इसको नहीं मिलेगा, तो इस तरह के नियम बना दिए गए। फिर है आपका भारतीय धर्म की आलोचना। इसमें क्या होता था, अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म की प्रचलित प्रथाओं, जैसे देखिए हमारी कुछ कुछ परंपरा और जैसे खास करके ट्राइबल कल्चर में या फिर अन्य रीति रिवाज में जो प्रथा है जो हमारी आ रही चली आ रही है, उसका अलग ही मायने है। उसको क्या करते थे अंग्रेज, हंसी उड़ाते थे कि मजाक करते थे कि ये क्या है, इस तरीके से क्यों कर रहे हो, की जाती थी, तथा भारतीय धर्म की आलोचना की जाती थी। इस कारण धार्मिक वर्ग में भी असंतोष था। तो इस वजह देखिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे सभी लोग में काफी असंतोष था, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक हो। अब आगे देखते हैं, फिर ये तो कारण हो गए अलग अलग। अब एक और कारण है सैनिक कारण, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए भेदभावपूर्ण व्यवहार, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक ही पोस्ट वाले को सैलरी अंग्रेज को अलग मिलता था, इंडियन को अलग मिलता था। तो देखिए क्या है, भारतीय सिपाहियों के साथ वेतन तथा पदोन्नति का भेदभाव, सैलरी का हो गया और एक पदोन्नति मतलब प्रमोशन देने में भी भेदभाव किया जाता था। सेना में सूबेदार से ऊपर के पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता। देखिए कितना बड़ा, चाहे आप कितने भी होनहार हो, कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन सूबेदार के पद से आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। सेना में भारतीय सैनिकों एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 6:1 था, जबकि सेना के कुल खर्चे का आधे से अधिक भाग यूरोपीय सैनिकों पर किया जाता था। देखिए अनुपात जो था भारतीय सैनिकों एवं यूरोपीय सैनिक का, 6 सैनिक भारतीय थे और 1 सैनिक यूरोप का है, ये अनुपात था, रेशियो था। लेकिन खर्च जो होता था वो 50-50। बताइए अब 50 रुपया 6 को मिल रहा है और 50 रुपया 1 को मिल रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसको बेनिफिट मिल रहा है। तो कुछ इस तरह का भेदभाव किया जाता था। फिर अब देखिए धार्मिक मान्यताओं की मनाही, हिंदुओं को तिलक लगाने, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने तथा सिखों को पगड़ी पहनने से मना कर दिया जाता था। तो ये इसका भी असंतोष था। एक डाकघर अधिनियम 1854, इसमें क्या था, इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया। जो भी सैनिक थे निःशुल्क अपना लेटर भेज सकते थे, उसको क्या किया गया, निःशुल्क सुविधा को समाप्त कर दिया गया। फिर है समान सेना भर्ती अधिनियम 1856। इसके अंतर्गत सैनिकों को यह स्वीकार करना होता था कि सरकार को जहां भी आवश्यकता होगी वे वहां कार्य करेंगे, अतः अब वे समुद्र पर जाने से मना नहीं कर सकते थे। और पहले का ऐसा रूल, मतलब एक धार्मिक मान्यता थी कि भारतीय को समुद्र लांघना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे ये अधिनियम से क्या हुआ कि सरकार जहां भी आवश्यकता होगी वहां कार्य करने के लिए भेज सकता है, यानी कि समुद्र पार करने से मना नहीं कर सकते।
तो चलिए, ये था आपका सैनिक कारण। तो कितने कारण हो गए? लगभग 5 कारण हम लोग पढ़ लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक। तो ये इम्पोर्टेंट है, काफी ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए अब आगे देखते हैं। एक और है तत्कालिक कारण, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, दिसंबर 1856 में, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सरकार ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल, देखिए ब्राउन बेस के स्थान पर क्या लाया? न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू किया। इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग में मुंह से काटना पड़ता था। तो क्या हुआ इससे? देखिए, जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है, मतलब फैट्स लगा हुआ है। कालांतर में हुई जांच में सिद्ध हो गया, मतलब बाद में इसका जांच हुई तो ये सिद्ध हो गया कि वाकई में उसमें फैट्स लगी हुई थी। अतः सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनका धर्म भ्रष्ट करने का निश्चित प्रयत्न है, मतलब एक तरह से धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। क्योंकि हिंदुओं में मान्यता है गाय को लेकर, और मुस्लिमों में मतलब एक तरह से है कि अ, उसको इन लोग पसंद नहीं करते हैं, सुअर को। तो इसके वजह से क्या उनको लगा कि हमारा ये धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें एक कारण, प्रमुख कारण था। अब देखिए, ये तो कारण हम लोग जान लिए। अब हम लोग कवर करेंगे विद्रोह का प्रसार और पतन, कि कैसे विद्रोह एक प्रसार होता है, मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, पीक पे जाता है, फिर उसका कैसे पतन हो जाता है 1857 का ये। तो जब ये स्टार्ट था, प्रसार हो रहा था, तो क्या क्या होता है, और फिर पतन का कारण क्या बनता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, बहरामपुर, 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। कहाँ के सैनिक? बहरामपुर के, ध्यान रखिएगा। कब? 26 फरवरी 1857 को। किंतु उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर इसे सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया गया। मतलब ये बोला गया कि ये लोग डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन में नहीं है, इसलिए उस सैनिक टुकड़ी को ही भंग कर दिया गया। फिर आगे देखिए, बैरकपुर। अब बैरकपुर लगभग एक महीने के बाद 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग व मेजर सार्जेंट हुरसन की हत्या कर दी। देखिए, 2 लोग को हत्या कर दी, काफी बड़ा घटना हो गया ये। किंतु शीघ्र ही इस विद्रोह को भी कुचल दिया गया तथा 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो ध्यान रखिएगा, कब फांसी दिया गया था? 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। आगे देखते हैं। अब मेरठ में देखिए क्या हुआ। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने भी चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, और 9 मई 1857 को उसमें उनमें से 85 को बर्खास्त कर 10 वर्ष की सजा सुना दी गई। दिल्ली में देखिए क्या होता है। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस दौरान दिल्ली शस्त्रागार का प्रमुख लेफ्टिनेंट बिलोबी ने विरोध किया, परंतु पराजित हो गया। सभी जो थे कहाँ? दिल्ली पहुंच गए और सीधे शस्त्रागार प्रमुख वहां शस्त्रागार पे अधिकार कर लिए। विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट तथा बख्त खां को सैन्य कमांडर घोषित किया। ध्यान रखिए, विद्रोहियों ने क्या किया? बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट और बख्त खां को सैन्य कमांडर घोषित किया। किंतु 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। हालांकि इस संघर्ष में जॉन निकोलस मारा गया, एक अंग्रेज मारा जाता है। बहादुर शाह को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हो गया? जब अंग्रेजों का वापस कंट्रोल आया तो बहादुर शाह को निर्वासित, मतलब वहां से हटाकर कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया, जहां 1822 में, सॉरी 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर अब आइए अवध का देख लेते हैं, जो लखनऊ का पार्ट है। यहाँ 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है कि कौन जगह पे किसने लीड किया था। तो लखनऊ में कौन किया था? हजरत महल। आपको मैच दी फॉलोइंग आ जाएगा, 4 नाम इधर दे देगा और 4 जगह इधर दे देगा, आपको मैच करना होगा। इस तरह के यूपीपीसीएस में, यूपीपीएससी में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी चीजों को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, खास तक मुख्य बातों को बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजित कादिर को नवाब घोषित कर दिया। इनके प्रमुख सहयोगी मौलवी अहमदुल्ला थे। किंतु मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पे क्या किया?
पुनः कब्जा कर लिया। लखनऊ में हुए विद्रोह को कुचलने के क्रम में कमिश्नर लॉरेंस की मृत्यु हो गई। अब कानपुर की देख लेते हैं। यहाँ पे 5 जून 1857 को अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो देखिए, कानपुर में, लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? हजरत महल। और कानपुर में हुआ किसके नेतृत्व में? तो नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। और ये कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनके प्रमुख सहयोगी तात्या टोपे थे। प्रमुख सहयोगी कौन थे राणा साहब के? तात्या टोपे। किंतु दिसंबर 1857 ईस्वी तक हेवलॉक एवं कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। इसके पश्चात तात्या टोपे, मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, ने झांसी की रानी के साथ ग्वालियर में अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, किंतु क्या हो गए? पराजित हो गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार पद्धति अपनाई, किंतु अप्रैल 1859 में सिंधिया के सामंत मानसिंह ने धोखे से उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। देखिए, सिंधिया लोग जो सामंत थे मानसिंह, वो धोखा दिए और अंग्रेजों को इनको सौंप दिया। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई, ध्यान रखिएगा इसको। अब झांसी झांसी के बारे में देखते हैं। झांसी और ग्वालियर, तो देखिए, यहाँ गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने से अंग्रेजों से नाराज थी। इसलिए उसने 5 जून 1857 को विद्रोह कर दिया। कितने टाइम को? 5 जून 1857 को। रानी का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 ईस्वी को ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया। रानी शत्रु सेना के मध्य से निकलकर कालपी पहुंची। फिर क्या हुआ? फिर कालपी से भागकर रानी ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में सिंधिया की सेना भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गई, जिसकी सहायता से रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंततः 18 जून 1800 ईस्वी को ह्यूरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इस तरह झांसी एवं ग्वालियर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, और उनका नाम बचपन का था मणिकर्णिका, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, अन्य प्रमुख केंद्र था विद्रोह का 1857 में, और उसको कौन लीड किया? तो देखिए, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, आरा जगदीशपुर से कुंवर सिंह। बिहार वालों, इसको ध्यान दीजिएगा, हर एग्जाम में पूछता है। मंदसौर से फिरोज शाह, औवा जोधपुर से ठाकुर कुशल सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, मथुरा से देवी सिंह, संबलपुर से सुरेंद्र भाई, और असम से मनी राम दत्ता। तो ये तो आप लोग फीड कर लीजिए, आरा जगदीशपुर से कुंवर सिंह। अब विद्रोह के असफलता के कारण देख लेते हैं कि विद्रोह असफल क्यों हो रह गया, बहुत ज्यादा इसका फायदा क्यों नहीं मिला। तो देखिए, निश्चित उद्देश्य का अभाव, कोई उद्देश्य ही नहीं था। विद्रोह तो हो रहा था, पर क्या उद्देश्य है इसी को नहीं पता। संगठन का अभाव, संगठित नहीं था ये विद्रोह। योग्य नेतृत्व का, लीडरशिप नहीं था। जन समर्थन का अभाव, लोग इसको, जो आम जनता है, वो इसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जैसे बहुत सारे आज भी कुछ कुछ धरना प्रदर्शन होता है, तो आम जनता सोचते हैं कि इससे हमारा क्या मतलब, इस तरह सोच कर वो सपोर्ट नहीं करते हैं। बट कहीं ना कहीं एट द एंड उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं निश्चित उद्देश्य का अभाव क्या है पहला विद्रोह कारण में। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में यह कहना कठिन है कि सभी विद्रोह राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर लड़ रहे थे। नहीं, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह किया था, जिन्हें अपना लक्ष्य का पता नहीं था। उसी प्रकार नाना साहब पेंशन एवं हजरत महल व झांसी की रानी अपने द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारियों के, मतलब हर किसी का मकसद अलग अलग था। तो इस वजह से क्या, एक संगठित मतलब कि वो विद्रोह नहीं था। तो आगे देखिए, संगठन का अभाव। इस विद्रोह में शामिल सैनिकों के पास मजबूत केंद्रीय संगठन का भी अभाव था। सैनिकों ने कमल तथा रोटी के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया। तो ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है कि सैनिकों ने किस तरह से संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया। तो कमल तथा रोटी से। विद्रोह बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के ही प्रारंभ हो गया, मतलब कोई प्लानिंग नहीं हुआ, कोई डिसीजन नहीं हुआ, अचानक से ये स्टार्ट हो गया। पहले विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई, किंतु विद्रोह 10 मई को ही हो गया। योग नेतृत्व का अभाव। विद्रोहियों में वीरता एवं बहादुरी की भावना थी, नो डाउट,
बहुत ही साहसी बहादुर थे, किंतु उनके पास योग्य नेतृत्व, देखिए लीडरशिप का अभाव था। अगर कोई भी विद्रोह, कोई भी धरना, कोई भी प्रदर्शन, अगर लीडरशिप नहीं है उसमें, तो आप बिखर जाइएगा, संगठित नहीं रह पाइएगा। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, योग्य नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व संभाल साहस तो प्रदर्शित किया, किंतु योग्यता नहीं थी। बहादुर शाह ने एक ट्राई तो कोशिश किया लीडरशिप संभालने की, बट वो उसमें उस लायक वो नहीं थे। जन समर्थन का अभाव, देखिए 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीय कृषकों एवं जनजातियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। जो एजुकेटेड पर्सन थे, या कृषक थे, या जनजाति थे, ट्राइबल पीपल, उनका सहयोग नहीं मिला। मध्यम शिक्षित वर्ग ने तटस्थता की नीति अपनाई, और जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास जो एजुकेटेड क्लास था, उन्होंने सीधा अपने आप को किनारा कर लिया ये सबसे। और देखते हैं कारण क्या था, विद्रोह का सीमित स्वरूप। 1857 में विद्रोह भारत के कुछ ही भागों तक सीमित रहा। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, उड़ीसा, कश्मीर, जयपुर छोड़ संपूर्ण राजस्थान एवं दक्षिण भारत में इस विद्रोह का विस्तार नहीं हो सका। तो कुछ सिलेक्टेड प्लेस पे ही ये हुआ, दक्षिण भारत में इसका विस्तार नहीं हो पाया। फिर है देसी नरेशों एवं सामंतों की गद्दीदारी। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ, पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया और मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सालार जंग, भोपाल की बेगम, नेपाल के मंत्री जंग बहादुर की स्वामी भक्ति अंग्रेजों के साथ थी। दिल्ली का स्ट्रेटजिक महत्व न समझना, दिल्ली का स्ट्रेटजिक महत्व नहीं समझ पा रहे थे लोग। दिल्ली शक्ति की रीढ़ और भारत पर शासन का केंद्र थी। अंग्रेज इसे समझते थे। फलतः अंग्रेजों ने सर्वप्रथम दिल्ली में अपनी ट्रूप भेजकर दिल्ली को घेरा व उस पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने, देखिए एक एक आप कोई भी विद्रोह की जगह, तो एक आप हब पॉइंट होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा, जहां से आप उसको नेतृत्व करिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। तो इसमें जो विद्रोही थे वो इसका दिल्ली का महत्व नहीं समझ पाए। सैन्य दृष्टिकोण देखते हैं, भारतीय सैनिकों के पास जहाँ बंदूकें थी और प्रायः वो तलवार और अंग्रेजी सेना के आधुनिकतम हथियारों से लैस थी। इसी प्रकार रेलवे और विद्युत व्यवस्था के माध्यम से ब्रिटिश सेनापति न केवल विद्रोहियों की गतिविधियों को अवगत रहते थे, बल्कि त्वरित गति के से विद्रोह को कुचलने में भी सफल है। देखिए सैन्य दृष्टिकोण से क्या थे कि अंग्रेज के पास एडवांस जितने भी बंदूक और जो भी अन्य जो आर्म्स यूज हो रहे थे वो एडवांस थे, बल्कि और इंडियन कैसे बढ़ रहे थे, तलवार से। तो कभी भी बंदूक का सामना तलवार से नहीं किया जा सकता। और उनके पास क्या था, कम्युनिकेशन साधन था, तो उनको सारा डेटा अपडेट हो जाता था। जैसे आज देखते हैं सारा कुछ, सारा खेल डेटा के माध्यम से ही हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आधारभूत सामरिकी का प्रयोग नहीं करना, तो विद्रोहियों ने ब्रिटिश लाइन के वाइटल केंद्रों जैसे मिलिट्री केंद्रों, पुलों तथा संचार साधनों को नष्ट करने जैसी आधारभूत सामरिक कार्रवाइयों का संचालन नहीं किया। फिर है कमांड की एकता का अभाव। विद्रोहियों के पास निश्चित केंद्रीकृत कमांड नहीं था, मतलब कोई ऑर्डर देने वाला नहीं था। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, जिसको जो बने वो कर रहा है। अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां एवं कुशल नेतृत्व। 1857 के विद्रोह के समय परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थी। क्रीमिया तथा चीन की लड़ाइयों का अंत हो चुका था। साथ ही अंग्रेजी सरकार को नील आउटरम, लॉरेंस, हेवलॉक, ह्यूरोज, निकोलसन, कैंपबेल जैसे सेनापतियों की सेवाएं प्राप्त हुई, जिनसे युद्धों का अनुभव था। तो मतलब उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज कहीं और युद्ध नहीं कर रहे थे, तो जितने भी कुशल सेनापति थे वो सभी इस युद्ध को, मतलब इस विद्रोह को दबाने में लग गए। अब देखिए विद्रोह का स्वरूप देख लेते हैं। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप निर्धारण आधुनिक भारत के इतिहास लेखन की प्रमुख समस्या रही है। इसका कारण है कि इसके अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री का अभाव है। वस्तुतः बहुत से विद्रोहियों ने पकड़े जाने के भय से कागजातों को पहले ही नष्ट कर दिया। जो थोड़ी बहुत सामग्री प्राप्त थी उसमें भी पर्याप्त संगति नहीं है। विभिन्न विद्वानों के विचार, अब देखिए विभिन्न विद्वानों के विचार क्या है, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मान के चलिए आप लोग इसको। तो देखिए लॉरेंस सिले होम्स एवं सर सैयद अहमद क्या बोले, ये सैनिक विद्रोह था। सर सैयद अहमद खान 1857 विद्रोह पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। तो इम्पोर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, सर सैयद अहमद खान। ऑटोनोम टेलर बोलता है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। टी आर होम्स बोलते हैं बर्बरता सभ्यता के बीच युद्ध है। एल ई आर रिज बोलते हैं धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है।
बेंजामिन डिजरेली बोलते हैं राष्ट्रीय विद्रोह है। अशोक मेहता अपने पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में बोलते हैं राष्ट्रीय विद्रोह है। शशि भूषण चौधरी अपने पुस्तक सिविल रिबेलियन इन इंडिया म्यूटनीज 1857 टू 1859 ये कृषक विद्रोह बताते हैं। वीडी सावरकर पुस्तक इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, तो ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोलते हैं वीर सावरकर, काफी बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। एस एन सेन पुस्तक अपने 1857 में न तो राष्ट्रीय बोलते हैं न ही सैनिक बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, 18 विद्रोह के स्वरूप पर सरकार द्वारा नियुक्त इतिहास। अच्छा ये देखिए, सरकार के द्वारा नियुक्त इतिहास का तो सरकार के फेमस, मतलब ब्रिटिशर के फेवर में, तो इसलिए बोलते हैं ना राष्ट्रीय विद्रोह था ना सैनिक विद्रोह था। आरसी मजूमदार पुस्तक अपना सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 57 में कहते हैं कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और न प्रथम न राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार कहते हैं कि न ये प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न यह स्वतंत्रता संग्राम था। पीसी राय अपने पुस्तक रिवेलियन 1857 में मार्क्सवादी दृष्टिकोण बोलते हैं। अब इसका महत्व देखते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह ने भारतीयों को यह दिखा दिया कि सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर ही अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिल सकती है, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन, राष्ट्रीय भावना आवश्यक है। 1857 के विद्रोह से भारतीय में राष्ट्रीय बीजरोपण हुआ। इस विद्रोह ने उन्हें एकता तथा संगठन का पाठ पढ़ाया और राष्ट्रीय जीवन में उनकी प्रेरणा का स्रोत बना। तो ये देखिए आप महत्व, इम्पोर्टेंस पूछेगा कि इम्पोर्टेंस क्या था, तो देखिए इस तरह के घटना से ही लोगों को सीखने को मिलता है। तो इससे उनको पता चला कि सिर्फ शक्ति और सेना के दम पर नहीं जीती जा सकती, पर जन समर्थन चाहिए, राष्ट्रीय भावना चाहिए और सभी का सहयोग चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका परिणाम देखते हैं, आउटकम्स क्या था इसका। तो देखिए इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। 1857 के बाद जैसे विद्रोह के बाद क्या हुआ, मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया तथा विक्टोरिया की घोषणा से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। ध्यान रखिएगा 1857 के बाद इंडिया में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की नहीं बल्कि क्राउन, ब्रिटिश क्राउन की शासन स्थापित हो गया। विक्टोरिया का घोषणा पत्र जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा और उसके अनुसार क्या क्या था, देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकालकर क्राउन के हाथों में चली गई। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो देखिए यही है, इसी विक्टोरिया घोषणा से जो गवर्नर जनरल बोला जाता था उसको क्या कर दिया गया, वायसराय बोला जाने लगा। इस घोषणा के द्वारा अब सरकार भारतीय मामलों के लिए सीधे उत्तरदायी होगा। सरकार ने डलहौजी की हड़पने की नीति त्याग दी और भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार दे दिया। तो जो हड़प की नीति जो थी डलहौजी का, उसको त्याग दिया और गोद लेने का अधिकार दे दिया। भारतीय रजवाड़ों के साथ यथास्थिति बनाए रखने की बात कही। घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकार अब भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कौन सा भावना को कहाँ पे हर्ट नहीं करना है। मतलब अंग्रेजों को ये समझ में आ गया, तो इसीलिए सामाजिक मामले और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिए। भारत का प्रशासन चलाने हेतु लंदन में भारत के सचिव के पद का सृजन किया गया। देखिए एक सेक्रेटरी बनाया गया लंदन में, तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया, जिसमें 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा और 7 की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होने लगी। तो देखिए एक पद बनाया गया सेक्रेटरी का और उसमें 15 सदस्य उसके हेल्प करने के लिए थे, और जिनका नियुक्ति करता था 8 का नियुक्ति डायरेक्ट सरकार करता था और 7 लोग का नियुक्ति करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस विद्रोह के लिए मुख्यतः भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी, अतः सेना के संबंध में भी कोई प्रावधान किए गए, जैसे प्रथम बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपियों और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1/2 तथा मद्रास बंबई प्रेसिडेंसियों में 2/5 निश्चित कर दिया गया, और द्वितीय सेना और तूफानों में ऊंचे पद पर केवल यूरोपियों के लिए ही आरक्षित कर दिया गया। और तृतीय क्या हुआ कि विद्रोह के पहले सेना में बंगाल एवं अवध के सैनिक सर्वाधिक होते थे, परंतु विद्रोह के पश्चात उनकी संख्या घटा दी गई और उनकी जगह पंजाब एवं गोरखा सैनिकों की संख्या बढ़ोतरी की गई। तो ये था परिणाम। तो देखिए यही हम लोग
पूरा कवर कर लिए 1857 के बारे में जितने भी थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो। और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको ध्यान में रखिए। चाहे तो आप छोटा सा एक सिंगल A4 साइज पे पेज पे छोटे छोटे पॉइंट बना सकते हैं, ताकि आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह देखते रहिए वीडियो, और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, उत्तर मुगल, लेटर मुगल से लेके आपका, जब तक हम लोग आज़ादी तक नहीं पढ़ लेते हैं 1947 तक, तब तक ये सेशन आपको चलते रहेगा। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके देखिए, पीछे का वीडियो देखिएगा तभी आगे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक लिंक बना हुआ है, जैसे ये एक लिंक होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वही इंफॉर्मेशन आगे बढ़ते जाता है, डिटेल होते जाता है। तो इस तरीके से आप शुरू से देखिएगा तो आपको आगे का चीज़ समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि एक बैकग्राउंड बताया गया है स्टार्टिंग के लेक्चर में, कैसे ब्रिटिश आए, कैसे मुगल का पतन हुआ। तो ये आपको समझना और देखना बहुत जरूरी है, तभी आप एक ओवरऑल नॉलेज आपको डेवलप होगा, ताकि वो मेंस और पीटी, देखिए पीटी के लिए क्या पढ़ना होता है, पीटी जब एग्जाम डेट आ जाए तो आप उसको बस रिवीजन कीजिए। एक्चुअली पढ़ना मेंस के लिए ही होता है। हॉलिस्टिक वे में स्टडी कीजिएगा, बुक से कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो, किसी भी ऑथर का, किसी भी पब्लिशर का, आप उसको एक बार बैठ कर रीड कीजिए। और नहीं तो इसी वीडियो को पॉज कर करके जो लिखा हुआ है उसको रीड कीजिए, आपको देखिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, यहीं आगे बढ़ते रहिए।